हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द बिग पुश थ्योरी ऑफ ग्रोथ के बारे में सीखने वाले हैं। द बिग पुश थ्योरी हमें रोजेस्टेन रोडान इन्होंने अपनी नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश ये जो किताब है उसमें से हमें ये थ्योरी द बिग पुश थ्योरी हमें मिलती है और ये थ्योरी उन्होंने 1943 में दिया था। ये डेवलप किया गया रोजेस्टेन रोडान उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। उस किताब में हमें ये थ्योरी मिलती है, द बिग पुश। ये उन्होंने दिया था 1943 में। बेसिकली ये थ्योरी हमें ये कहती है और ये रिलेट करती है जो अनडेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है। जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपनी इकोनॉमिकली ग्रोथ किस तरह से बिल्ड करे और जो डेवलप कंट्री है उन्होंने किस तरह से ये अचीवमेंट की है, उसी तरह या उससे फॉलो करने की जो रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करने की सुझाव और डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री किस तरह से वो मुकाम या वो स्टेज पे जा सकती है, इसे एक्सप्लेन किया गया है। ये थ्योरी रोजेस्टेन रोडान ने जो बैकवर्ड कंट्री है वो किस तरह से अपनी डेवलपमेंट करे या अपनी किस तरह से ग्रोथ करे, ये सुझाव दिए है और इसमें किस तरह से वो अपनी अचीवमेंट कर पाएंगे ये हमें बताया गया है। यहाँ पे जो बिग पुश है उसका मीनिंग यहाँ पे हमें दिया गया है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हमें इन्वेस्टमेंट हमें उस कंट्री की हर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए है या उस कंट्री की जो हर प्रोडक्ट या हर सेक्टर में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करे जिससे उस कंट्री की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ पाए। तो अगर यहाँ पे उस कंट्री ने अगर लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे उस कंट्री की सर्कुलेशन बढ़ने से उनमें परचेसिंग पावर आएगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से सप्लाई बढ़ेगी और उस कंट्री में कैपिटल बढ़ पाएगा। कैपिटल बढ़ने से ही उस कंट्री की ग्रोथनेस बढ़ेगी और यहाँ उनमें जो इस प्रॉब्लम को फेस करके वो कंट्री किस तरह से इकोनॉमिकली ग्रोथ या डेवलप हो पाएगी, ये सुझाव रोजेस्टेन रोडान हमें इस थ्योरी में देते हैं। इस थ्योरी में हमें कहा गया है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री दो मेथड के साथ अपनी डेवलपमेंट अचीवमेंट कर सकते हैं। जो उन्होंने
दो डिफरेंट रोल बताए गए हैं। एक तो है ग्रेजुअल अप्रोच। इसका मीनिंग होता है कि धीमी धीमी ग्रोथ करे, जिससे उस कंट्री की जो वेस्टेज है या जो कैपिटल एक तरह न करे, और जो अचीवमेंट है वो धीमी धीमी या स्लो तरीके से अपना टारगेट पूरा कर सकती है। तो इसमें ग्रेजुअल अप्रोच ये कहता है कि जो बैकवर्ड कंट्री है उनकी प्राइमरी जो बेस होता है वो होता है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर को ही फोकस किया जाए तो एग्रीकल्चर से उन्हें सरप्लस मिलेगा। सरप्लस मिलने से उनकी लोगों की जो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और ये परचेसिंग पावर बढ़ने से ही उस कंट्री की कैपिटल ग्रोथ होगी। कैपिटल ग्रोथ होने से ही उस कंट्री की इंडस्ट्री तैयार हो पाएगी, और तैयार होने के साथ साथ वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर को लगने वाली चीज़ें हैं या प्रोडक्शन दे पाएगी। इस तरह से स्लोली जो डेवलप होता है उसे ग्रेजुअल अप्रोच कहा जाता है। इसका इम्पोर्टेंस ये कहा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जाएगा, जो वेस्टेज है कैपिटल का उससे ही बचा जा सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल दो कंट्री है, एक तो है इंग्लैंड एंड अमेरिका। ये दोनों भी कंट्री एग्रीकल्चर से ही स्टेप बाय स्टेप वो एडवांस लेवल तक जा पहुँचे हैं। यहाँ पे टाइप दूसरा होता है बिग पुश अप्रोच। बिग पुश अप्रोच हमें ये कहता है कि ग्रेजुअल अप्रोच से बिल्कुल ही अपोजिट है। ये बिग पुश कहता है कि लार्ज ऑफ अमाउंट में किसी कंट्री की इन्वेस्टमेंट की जाए तो उस कंट्री की जो स्टक वाला जो इकोनॉमी है उसमें इंस्टेंट इस तरह का चेंजेस लाया जा सकता है। उस कंट्री की सभी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये इन्वेस्टमेंट उस कंट्री के लिए रोल क्रिएट करेगी, और जो थमी हुई इकोनॉमी है और स्पीडली उसे वर्क कर पाएगी। तो इसमें उन्होंने दो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है। एक एग्ज़ाम्पल है चाइना का, जो चाइना का ग्रेट लेप फॉरवर्ड है। ये रोल उन्होंने किस तरह से चाइना ने अपनी इकोनॉमिकली जो चेंजेस किए हैं और किस तरह से अचीवमेंट किया है, ये हमें कहलाता है। दूसरा है रशियन क्रांति। रशियन क्रांति हमें ये कहती है कि किस तरह से रशिया में चेंजेस हुए इकोनॉमिकली और उन्होंने किस तरह से डेवलप किया। तो यहाँ पे है रशियन रिवॉल्यूशन, और दूसरा है चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये दोनों ही मेथड या दोनों कंट्री ने किस तरह से पॉलिसी इकोनॉमी को रैपिडली चेंज करने के लिए या ग्रोथनेस किस तरह से उन्होंने पाई, ये हमें कहलाता है। किसी भी कंट्री की जो बैकवर्डनेस है या इकोनॉमिकली उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होने की वजह दो तरह से एंगल से देखा जाता है। ऐसे दो इकोनॉमीज़ उनकी जो थॉट्स है अलग अलग हैं।
उनके रीज़न उन्होंने अलग अलग बताए हैं। उसमें से 2 टाइप थॉट्स है। पहला है पहली सोच रखने वाले इकोनॉमिक्स है, वो कहते हैं इसकी रीज़न होती है लैक ऑफ मार्केट। एक्सपांड। और दूसरा उन्होंने कहा है लैक ऑफ परचेसिंग पावर। पहली सोच रखने वाले इकोनॉमिक्स कहते हैं कि मार्केट बड़ा नहीं होने की वजह, और दूसरी वजह है उन्होंने कहा है कि परचेसिंग पावर लोगों की कम होना। ये रीज़न उन्होंने अजूम किया है। उसमें जो इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने अपनी अपनी एक थ्योरी इस बेस पे बनाई है। उसमें ये फॉलो करने वाले एक है रोजेस्टिन रोडान, जो बिग पुश उन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने बिग पुश थ्योरी दी। दूसरे है नर्क से, उन्होंने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। और तीसरे है हर्षमंस, इन्होंने दिया अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इसमें सेकेंड थॉट्स जो है दूसरी सोच रखने वाले इकोनॉमिक्स है, उनका कहना है ये रीज़न होता है बढ़ती हुई पॉपुलेशंस। और दूसरा उन्होंने रीज़न बताया कि नेशनल इनकम। कंट्री की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और जो नेशनल इनकम है, ये दोनों ही कम होने की वजह ही उस कंट्री की बैकवर्डनेस होने की होती है। इसमें जो इकोनॉमिक्स है उसमें से ये फॉलो करने वाले और इस पे अपनी थ्योरी देने वाले जो नेल्सन्स लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, और सेकंड है लेबेस्टिन इन्होंने जो दिया है वो है क्रिटिकल मिनिमम अफोर्ड थ्योरी। इस तरह से किसी कंट्री की बैकवर्डनेस होने की वजह और उससे सोचने वाले जो इकोनॉमिक्स है उनके 2 टाइप्स में हमें उनके थॉट्स मिलते हैं, और उन्होंने इस थॉट्स के बेस पे ही अपनी थ्योरी दी है। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि बिग पुश थ्योरी, इसके जो फीचर्स है उसमें जो फर्स्ट है वो है ग्रोथ एंड चेंजेस।
इसमें उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी किसी कंट्री की आगे पीछे चेंज नहीं होती, ऐसे हमें दिखाई नहीं देता। इकोनॉमिक्स जो है वो अप एंड डाउन इस तरह से चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। दूसरा है, उन्होंने कहा है कि किसी कंट्री को अगर बिग पुश करना है तो उसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि किसी पर्टिकुलर एक ही सेक्टर को फोकस नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड या उस कंट्री की जितने भी सेक्टर है उस सभी सेक्टर में यहाँ पे लार्ज अमाउंट में या मैसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा, तभी यहाँ पे उस कंट्री की ग्रोथनेस बढ़ेगी या वो कंट्री डेवलपमेंट में किस तरह से फोकस होगी ये हमें मिल पाएगा। नेक्स्ट है प्लांट एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने कहा है कि अगर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट होती है तो ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उससे कंट्रोल के साथ ही उसकी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ पे रोजेस्टिन रोडा ने हमें इंडिविजिबिलिटी दी है और उन्होंने कहा है कि इसमें अगर उस कंट्री की पकड़ है या उस कंट्री इसे फॉलो करती है इस पॉइंट्स को, तो वो कंट्री यहाँ पे डेवलपमेंट करेगी और उसकी ग्रोथनेस बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो कहा है कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन या इंडिविजिबिलिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली। प्रोडक्शन फंक्शन या इंडिविजुअलिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी। इस पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर उस कंट्री की प्रोडक्शन फंक्शन को अगर फोकस किया जाए तो यहाँ पे उस कंट्री की ग्रोथनेस बढ़ेगी। पर उन्होंने कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास ना ही सोशली या इकोनॉमिकली उनमें जो पकड़ है वो मजबूत नहीं होती, क्योंकि उस कंट्री में एजुकेशन की लेवल, ट्रांसपोर्टेशंस, हेल्थ, इसमें भारी मात्रा में उसमें प्रॉब्लम है और इस प्रॉपर कंडीशन की तरह ये डेवलप हुआ नहीं होता है। एग्जाम्पल उन्हें कहा है इसमें, अगर किसी कंट्री की जो नेशनल हाईवे है उस पे खाली सिर्फ फोकस करे एक ही नेशनल हाईवे पे, बट अगर उस कंट्री की जो नेशनल हाईवे को अगर नेटवर्क अच्छी तरह से सड़कें या रोड्स नहीं बनाए तो उस नेशनल हाईवे का कुछ भी मतलब नहीं होता। सिर्फ नेशनल हाईवे बना हुआ है बट उसको जोड़ने वाले छोटे छोटे रोड्स वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा तो उसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। सेकंड है
इंडिविजिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट या इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे उन्होंने कहा है किसी कंट्री की अगर डिमांड पे फोकस किया जाए या उस कंट्री की सभी सेक्टर में अगर भारी मात्रा में लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो प्रोडक्शन वहाँ पे डिमांड क्रिएट करेगी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और ये परचेसिंग पावर से ही फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर सेम टाइम पे अगर सेम इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में अगर किया जाए तो इससे होता है कि उस सेक्टर की जो ग्रोथनेस है वो बढ़ने में मदद हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अगर स्टील इंडस्ट्री को अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर है उसमें भी यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ी हुई दिखाई देगी और उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर है उनको फोकस करना या उनमें भी इन्वेस्टमेंट करना उतना ही ज़रूरी है। अगर स्टील इंडस्ट्री को अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे रिलेटेड आते हैं माइनिंग, उसके साथ टेक्नोलॉजी, मशीनरी, उसके साथ बेस्ट एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशंस। इससे रिलेटेड स्टील इंडस्ट्री को और भी बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ उससे रिलेटेड होने वाले सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होने से उस कंट्री की नेशनल इनकम भारी मात्रा में बढ़नी है। थर्ड उन्होंने कहा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर उस कंट्री की सेविंग पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर उस कंट्री के पास सेविंग है तो वो सेविंग कन्वर्ट होगी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे। इसलिए उन्होंने कहा है कि उस कंट्री के पास सेविंग होना और वो भी लार्ज अमाउंट में होना ज़रूरी है। अगर सेविंग है तो सेविंग से इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इनकम का सबसे ज़्यादा कंजप्शन के साथ जो सेविंग होता है वो सेविंग ही उस कंट्री के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्पफुल है। इसमें तो इंडिविजिबिलिटी यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, पर इसके साथ और एक मेंशन किया जाना इम्पोर्टेंट है, वो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ हॉनेस्ट पीपल। अगर ये इंडिविजिबिलिटी अगर ऐड किया जाए तो उस कंट्री की जो ग्रोथनेस है और भी बढ़ने में हेल्पफुल होगी। इसमें इसको इतना इम्पोर्टेंस देने की एक वजह ये है कि अगर उस कंट्री के लोगों को उस कंट्री के बारे में अगर अवेयरनेस दिया जाए या उसे बेस्ट एजुकेशन दिया जाए तो एक्चुअली तो होता है वो उस कंट्री की मेन जो सोर्सेस है या मेन जो उसकी जो वेल्थ है वो होता है उस कंट्री की हॉनेस्ट पीपल। इसका एग्जांपल जो
जापानीज़ लोगों का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं। जिस तरह का जापानीज़ लोगों ने अपनी कंट्री के लिए जो डेडिकेशन दिया है वो काबिल तारीफ़ है। इस तरह का जो लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी या उनको अच्छी तरह से वेल ट्रेन किया जाए या एजुकेशन बेस्ट ऑफ एजुकेशन दिया जाए और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ाई जाए तो ये सब उस कंट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे ही उस कंट्री की जो ग्रोथनेस है बढ़ने में और हेल्पफुल होती है। इस तरह से बिग पुश थ्योरी जो रोडा ने दी उसे एक तरह से देखा जाए तो ये उस कंट्री के लिए हेल्पफुल भी है, बट इसे भारी मात्रा में इस थ्योरी को क्रिटिक्स किया गया है। इसमें फर्स्ट है जो इम्प्रैक्टिकल। यहाँ पे इम्प्रैक्टिकल लगने की वजह है कि अगर वो कंट्री बेस ही उनका उस कंट्री का डेवलप या अंडर डेवलप है, उनके पास ऐसे सोर्सेस कहाँ से आएंगे कि सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये जो कैपिटल है या फ्लो ऑफ कैपिटल है कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, उसकी इंटरेस्ट रेट कितना होगा और कौन यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में ये थ्योरी कुछ भी नहीं कहती। इसलिए ये इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि हर जगह अगर एक ही साथ इन्वेस्टमेंट करे तो उस कंट्री के पास इतनी भारी मात्रा में कैपिटल नहीं आ पाएगा और हर जगह देखना उसे पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है अदर फैक्टर इग्नोर। यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे कैपिटल के बारे में ही देखा गया है, जो अदर जो फैक्टर है उसे टोटली यहाँ पे इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। डिफ़िकल्टीज़ जो उस कंट्री की इंस्टीट्यूट है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसको ये फॉलो अप करने के लिए किस तरह से डिफ़िकल्टी को सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने रोडा ने यहाँ पे नहीं उसे समझा गया है। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री का जो प्राइमरी जो उनका बेस होता है वो होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही वो कैपिटल मिल पाएगा और इसके बारे में उन्होंने टोटली यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है नेगलेक्ट ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन के जो मेथड है उसे भी यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है इग्नोर रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ना ही गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहा गया है, ना ही उसके रोल के बारे में कहा गया है, ना ही वो गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करना चाहिए किसे ना मेंशन किया है, ना उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है इग्नोर इन्फ्लेशन। अगर सभी फैक्टर में अगर भारी मात्रा में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो
उसकी डिमांड और सप्लाई किस तरह से होगी और इसी के वजह से ही इन्फ्लेशन होगा, इसे इग्नोर ही किया गया है, ना ही इसके बारे में सोचा गया है। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कैपिटल फ्लो। उस कंट्री को जो ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कैपिटल है, वो कैपिटल फ्लो किस तरह से आएगा, कहाँ से आएगा और किस रेट पे उन्हें मिल पाएगा और किससे मिल पाएगा और कौन इसमें हेल्प कर पाएंगे, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।